हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, कैसे मार्कोस कमांडोज ने जान पर खेलकर सोमाली लुटेरों से बल्गारियन शिप को रेस्क्यू किया है, वो सारी कहानी लेकर आया है। फुल उनके साहस की मार्कोस कमांडोज है यार। किस तरह दिल ले जाना दिया है, किस तरीके सारी से क्या फुल डिटेल वाला एक डिटेल वीडियो और शायद कुछ बीच में हो। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। फुल डिटेल मिशन की तफसील है, तो देखते हैं यार। मार्कोस कमांडोज के लिए कमेंट में एक लफ्ज लाजमी, हर किसी ने लिखना और लाइक करना है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 14 दिसंबर 2023 को भारत के पश्चिम में अफ्रीका के पास अदन की खाड़ी में एक कार्गो शिप नॉर्मली ट्रेड रूट के थ्रू इस खाड़ी से पास होता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी दूर से एक बोट तेजी से इस कार्गो शिप की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और एकदम से इस जहाज में हलचल मचती है। देखते ही देखते कुछ लोग इसमें हाथ में बंदूक लिए हुए दिखाई देते हैं और वो तेजी से इस शिप के कप्तान के पास जा पहुंचते हैं और उसे बंदूक दिखाते हुए घुटने टेकने को कहते हैं। और फिर ये लोग जहाज पर मौजूद सभी लोगों को घुटनों पर बैठने के लिए बोलते हैं और उनकी बात मानने के सिवा शिप में मौजूद लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। ये वीडियो शायद हम सब ने देखा था। अरब सागर के पास एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। इसके बाद ये बात मीडिया में तेजी से फैलती है कि एमवी रुएन नाम के एक कार्गो शिप को अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जा लिया गया। जी हाँ, हाईजैक। और जिन लोगों ने इन्हें बंदी बनाया वो कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका में मौजूद सोमालिया के खतरनाक और खूंखार समुद्री लुटेरे थे। और इन लुटेरों के बारे में भला कौन नहीं जानता कि ये कितने खतरनाक। लेकिन जहां बात इंडियन नेवी और मार्कोस कमांडोज की आ जाए तो खुद मौत भी माफी मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। और इस बात का सबूत एक बार फिर इंडियन नेवी ने दिया है। तो चलिए बिना आपका टाइम खराब किए बताते हैं कि आखिर क्या माजरा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रुएन को बचाने का ऑपरेशन जबरदस्त तरीके से पूरा करके दुनिया को ये बात साबित कर दी है कि भारत आज जमीन से लेकर सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों तक ही नहीं बल्कि समुद्र का भी बादशाह है। नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत इस जबरदस्त मिशन को अंजाम दिया। सोमालिया के समुद्री खूंखार लुटेरों के लिए इस ऑपरेशन को भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। ऑपरेशन चलाने से पहले इंडियन नेवी ने इन समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कई बार वार्न भी किया था, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था, क्योंकि मैरीन कमांडोज को ये ऑर्डर पहले ही दे दिए गए थे कि अगर ये लुटेरे सरेंडर ना करें तो जो कमांडोज को सही लगे वो स्टेप लेना। इंडियन नेवी ने जब इस जहाज पर मौजूदा लोगों से सरेंडर करने के लिए कनेक्ट किया तो ये लुटेरे नेवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। अब इस ऑपरेशन के बारे में आपको और बताएं, लेकिन उससे पहले क्या आप ये जानते हैं कि जिस समुद्र में भारत की सेना ने जाकर ये रेस्क्यू किए हैं, दरअसल वहां यूरोपियन नेशन की फोर्सेस को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ये सो कॉल्ड पावरफुल यूरोपियन नेशन इस बात पर बिल्कुल चुप बैठा है। दरअसल ऑपरेशन अटलांटा के तहत अदन की खाड़ी में यूरोपियन नेशन ने अपने कुछ वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हुए हैं जो इस तरह की सी हाईजैकिंग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन नेवी को इस रेस्क्यू को अंजाम देना पड़ा, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंडियन नेवी ने वीडियो जारी कर इस बात के कई सबूत भी दिए कि जब वो इन लुटेरों के पास सरेंडर करवाने के लिए चॉपर से पहुंचे तो उन्होंने कैसे इन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है साहब कि कैसे उन लुटेरों ने 15 मार्च को एक चॉपर जो जहाज को बचाने के लिए उसके करीब था उस चॉपर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद इंडियन नेवी को ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई कि ये लोग भाई शांति की भाषा तो समझने वाले नहीं हैं। इसके बाद एक मार्कोस कमांडोज पैराशूट और चॉपर की मदद से इस जहाज पर उतरते हैं और इस मिशन को पूरी तरह सफल बनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे, और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते तो वो इस रास्ते से गुजरने वाले और भी जहाज को आसानी से लूट सकते थे। और उन्होंने ये किया भी, क्योंकि
एमवी रुएन जहाज को रेस्क्यू करने से पहले इंडियन नेवी ने ठीक 2 दिन पहले भी बांग्लादेशी कार्गो शिप को इन लुटेरों से बचाया था। और कतर के सबसे बड़े मीडिया हाउस अल जजीरा की माने तो ये लुटेरे एमवी रुएन जहाज का इस्तेमाल अपने बेस की तरह करने लगे थे, क्योंकि 14 मार्च को समुद्री लुटेरों ने इस जहाज की मदद से एक बांग्लादेशी झंडे वाले जहाज मर्चेंट वेसल अब्दुल्लाह पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 15 से 20 हथियारबंद लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया था। ये बांग्लादेशी जहाज मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात जा रहा था और इस जहाज को भी इंडियन नेवी ने ही रेस्क्यू किया था। जहाज पर करीब 55,000 टन कोयला मौजूद था और बांग्लादेश के इस कार्गो शिप पर 23 क्रू मेंबर्स भी सफर कर रहे थे। इस बांग्लादेशी जहाज के हाईजैक की खबर जैसे ही भारतीय नेवी को मिलती है, वो सबसे पहले इसके क्रू मेंबर से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो नेवी बिना डिले किए तुरंत एक्शन में आती है और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को जहाज की निगरानी के लिए भेजा था। भारत की नेवी ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे चलाया और इसका अंजाम साहब ये रहा कि सबसे खूंखार कहे जाने वाले ये समुद्री लुटेरे इंडियन नेवी के सामने घुटने टेक बैठे। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए वॉरक्राफ्ट INS सुभद्रा के साथ साथ ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन और P-81 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का यूज किया गया, जो अपने आप में समुद्र में मौजूद भारतीय सेना की ताकत दिखाता है। लेकिन अब हाईजैक हुआ जहाज एमवी रुएन पूरी तरह भारतीय नौसेना के कब्जे में लेने के बाद भारत की सेना ने इसकी तलाशी ली है और नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को वहां से सेफली निकाल लिया गया। इस जहाज का क्रू लगभग 3 महीने से लुटेरों के कब्जे में था। खैर, आइए अब जानते हैं कि भला सोमालिया क्या सच में पायरेट्स का घर है, क्योंकि ये पहली या दूसरी बार तो है नहीं जब सोमालियन पायरेट्स ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी कई बार वो ऐसी हाईजैकिंग को अंजाम देते हैं। देखिए, सोमालिया अफ्रीका का ये देश भले ही कितना खूबसूरत हो, लेकिन इसका नाम सुनते ही एक ही चीज याद आती है, समुद्री लुटेरे। सोमालिया का जरा ये नक्शा देखिए। अरब देश यमन के एकदम करीब अफ्रीकी महाद्वीप के हिस्से में बसा एक मुल्क जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। सोमालिया वो मुल्क है जिसके जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से समुद्र में मछलियों का अथाह भंडार पाया जाता है। 1990 तक सोमालिया की इकोनॉमी पूरी तरह मछलियों के शिकार से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर ना था, ज्यादातर लोग मछली के व्यापार में ही थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सन 2000 आते आते सोमालिया समुद्री लुटेरों का अड्डा हो गया। लेकिन इस सवाल का जवाब भी इतिहास के एक पीरियड में दफन है। 1990 के दशक में सोमालिया एक कोल्ड वॉर का हिस्सा बन जाता है और इसकी इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका लगता है कि यहाँ सरकार जैसी कोई चीज नहीं बचती, और तो और यहाँ सेना भी खत्म हो गई। और बस इसके बाद सोमालिया जैसा हंसता खेलता देश भी उजाड़ बन जाता है और फिर उस उजाड़ देश का फायदा उठाती हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज और उन्हीं कंट्रीज की विदेशी कंपनीज। जहां सोमालिया के लोग छोटी नाव में मछली पकड़कर खुश थे, अब वहां उन बेबस और कमजोर लोगों के सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार खत्म हो गया, लाचारी और बेबसी दिनों दिन बढ़ने लगी। फिर वही हुआ जो होना नहीं चाहिए। सोमालिया के बेबस और लाचार लोगों ने हथियार उठाना एक बेहतर ऑप्शन समझा और तब से सोमालिया को समुद्री लुटेरों का अड्डा मान लिया गया। समुद्री कार्गो शिप्स का एक बड़ा जखीरा सोमालिया की कोस्टलाइन के बगल से होकर गुजरता था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया और इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि फिरौती की एक बड़ी रकम इन समुद्री लुटेरों से बचने के लिए सोमालिया पहुंचने लगी थी। साल 2005 आते आते ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। मतलब आप लुटेरों को अब आप इसलिए फंड देकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे और इसके बदले में आपको लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता था। अब आपको अगर ये बिजनेस का आइडिया फेल लग रहा है तो अब आप पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक आंकड़े के हिसाब से साल 2006 से 2013 के बीच लुटेरों को 27,000 करोड़ रुपए की रकम फिरौती के रूप में दी गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि असली आंकड़े क्या होंगे। लेकिन हालात तब और बिगड़े जब लालच के चलते सोमालिया में 15 से 17 साल की उम्र के लड़कों ने भी समुद्री लुटेरों के ऐसे गैंग बना लिए जो कार्गो शिप्स को निशाना बनाते थे। सोमालिया के ये समुद्री लुटेरे अब तक 5 बार भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाजों पर भी अटैक कर चुके हैं। लेकिन समुद्र के असली रक्षक भारतीय मार्कोस ऐसे ही
कई चैलेंजेस को कई बार उसके सही अंजाम तक पहुंचा भी चुके हैं। मार्कोस कमांडोज का एक ऐसा ही ऑपरेशन साल 2008 में भी हुआ था, जब अदन की खाड़ी में भारतीय कमर्शियल जहाज MV चक अर्नव पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। ये भारत के खिलाफ समुद्री लुटेरों की एक खुली चुनौती थी। वो समुद्र पर अपना राज चाहते थे, लेकिन उन्हें ये बताना जरूरी था कि समुद्र का असली बादशाह कौन है। इसलिए इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन की बागडोर मार्कोस के जवानों के हाथ सौंपी और अदन की खाड़ी में दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भेज दिया। बट सरप्राइजिंगली यहाँ भी मार्कोस ने अपना पराक्रम दिखाया और क्रू मेंबर्स के साथ साथ जहाज को भी लुटेरों के कब्जे से छुड़ा लिया। 19 नवंबर 2023 को भी कुछ विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। इस जहाज की डेस्टिनेशन भारत थी और ये टर्की से डिपार्ट हुआ था, लेकिन रेड सी की सीमा में एंट्री लेते ही विद्रोहियों के एक ग्रुप ने इसे इजराइल का जहाज समझकर इसे हाईजैक कर लिया था। इसमें 25 भारतीय क्रू मेंबर्स थे और इसे बचाने की कोशिश भी इंडियन नेवी करना चाहती थी, लेकिन ये इलाका इंडियन ओशियन से काफी दूर था। मगर इसके बाद से ही हमारी सेना अरेबियन सी इस कदर चौकस हो गई कि होने वाली हर हरकत पर उनकी नजर रहने लगी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी न केवल INS चेन्नई को सौंपी, बल्कि INS कोची, INS कोलकाता और INS मोरमुगाओ को भी इस काम में लगा दिया गया। तभी तो MV लायला के रेस्क्यू ऑपरेशन को मार्को कमांडोज की टीम सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचा सकी। वैसे शायद ही कोई हो जिसे इन मार्कोस के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी एक बार आपको इस पावरफुल फोर्स के बारे में बता ही देते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। ये इंडियन नेवी के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि ये आसानी से जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की ये स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी मॉडर्न वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट को स्टैब्लिश किया गया। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद हैं। इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। तो ओवरऑल मार्कोस के बारे में अगर ये कहा जाए कि मौत को अपनी कांख में दबाकर चलते हैं, जी हाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यार वीडियो खत्म, मतलब यार देखा जाए तो 1200 टोटल कमांडोज है और इन लोगों ने पूरे इंडियन ओशन को और अरब सागर सबको सुरक्षित करके रखा हुआ है। और ये 3 महीने से शिप, ये भाई हम थोड़ा शुरू पे गलत हुए हैं, ये 3 महीने से शिप ऐसा बेस बना के वो बेस बनाकर और किस तरीके से बचाया, फिर किस तरीके से उनको चेतावनी देकर उनको बचाया। 3 महीने यार बहुत बड़ी 3 महीने से इसी से ऑपरेट करके और भी कर रहे थे। पहले मैं समझा यही कल परसों मिशन हुआ तो ये 40 घंटे लग के मिशन हुआ है। 3 महीनों से लेकिन पहले यूएस नेवी सारे ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला। लेकिन इंडियन नेवी को अब बताया, जिस तरीके से उनको बताया इस तरह से, तो उनको फिर पता चला और फिर वो गए। और यार सोमाली लुटेरे भी बोलते होंगे जहाँ जाते हैं भाई मार्कोस आके हमारी बात हो जाता है। और यार सोमालियों की भी मतलब वो है, उन मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाए कि वो चाइना अमेरिका वो उधर आके अपनी शिपिंग मतलब मछलियां पकड़ते, इनके कारोबार मतलब बंद हो गए थे। तो अपना भाई भाई रोने पे लोग आ गए थे तो लोगों ने हथियार उठा लिए। तो ये सीन हुआ था भाई। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।